वो पिछले 8 घंटे से लगातार उस वीडियो गेम को खेले जा रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। असल में उसकी वजह ये थी कि कामरान को कार ड्राइविंग करनी थी। सालार दफ्तर के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मशगूल था। कभी कभी वो नज़र उठाकर स्क्रीन को भी देख लिया करता था, जहां कामरान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ठीक 8 घंटे बाद उसने नोटबुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों का ध्यान अब स्क्रीन से हटकर एक दूसरे की जानिब चला गया। कामरान ने स्क्रीन पर वो सब देखा जहां वो अपने तमाम जान को खतरे में डालकर एक बार फिर गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसा है, गेम खेलने के लिए मुझे स्कोर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। छोड़ो इसे। सालार ने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सालार ने उसे स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया था। कामरान अब तक नहीं बोल पाया था। जो ट्रिक उसे एक ऐसे मुश्किल लेवल से निकाल सकती थी, वो सालार के सामने 1 मिनट बाद ही महसूस हो रहा था, जिसे उसने स्क्रीन पर लगा दिया था। कामरान ने जब इस पर नज़र डाली तो उसे समझ आया कि सालार इस स्टेज पर भी गाड़ी को पूरी तरह कंट्रोल में रख रहा था, मानो वो पहले से ही जानता हो कि कहाँ मुश्किल आने वाली है। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को टकराने से बचाया और फिर एक के बाद एक रुकावटों को पार करता चला गया। कामरान ने पीछे मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हो रही थी, ये बात अब उसे समझ आ चुकी थी। वो जान चुका था कि रिमोट अब सालार के हाथ में है और वो अपनी नोटबुक एक तरफ रख चुका है। एक अजीब सा ठहराव था। कामरान ने सिर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। बहुत बोरिंग गेम है, उसने झुंझलाकर कहा। सालार ने तंज़खिरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। कामरान ने महसूस किया कि वो लगातार हार रहा है। 6-7 घंटे यूं ही स्क्रीन पर बीत गए। एक जगह वो आकर अटक गया। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। आज़ाने वाले अंदाज में सालार ने फिर वही दरवाज़ा खोला जिससे वो गायब हो गया था। दोनों एक बार फिर खामोश थे। कामरान को अब समझ आने लगा था कि वो इस गेम के लिए बना ही नहीं है। वो बेहद खुशनसीब था कि इन दोनों की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। शुरुआती सालों में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अजब सी खुशी महसूस होती थी। वो बेवजह हाजिर जवाब था। कुछ सालों में वो एकदम बदल चुका था और मेडिकल कॉलेज में जाकर ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। अजब सा एहसास होता था। कभी कभी बात करते हुए वो हद से ज़्यादा झिझकने लगता। वो भी वही महसूस करती थी और कभी कभी उसके चेहरे में अजीब सी शर्मिंदगी झलक जाती। वो लगातार उससे बचकर निकल जाना चाहती थी। उस वक्त भी वही एहसास महसूस कर रहा था। मैं कभी सोचता हूँ कि मैं खुदाई तुम्हारे लिए यहाँ आना चाहता हूँ या करता हूँ। नहीं, तुम्हें एहसास नहीं पड़ता होगा, मगर मैं आज़ाद हूँ, उसने कहा। एक हल्की सी सांस लेकर वो उसके सामने खड़ी हो गई। अजब सी बेचैनी दोनों के बीच फैल गई। सालार ने गर्दन झुकाए गहरी नज़रें उसकी तरफ डालीं। उसने सवालिया नज़रों से देखा। वो खामोश रही। उसने शब्दों में खुदा के साथ अपना सवाल दे दिया। मैं क्या सीखती हूँ इस पर? तुम अगर इनकार करती हो तो मेरी बात को झुठला सकती हो। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मैं गलत सोच रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, उसने बात काटते हुए कहा। उसका लहजा भी इंतहाई सख्त और चेहरा इंतहाई तासुर से भरा हुआ था। बस मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि बात करते हुए मैं हर बार यही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? उस बार पहली बार साजिद की आवाज़ में कुछ नरमी, झिझक और एहसास झलक रहा था। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद नहीं आते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? साजिद को उससे बात करते हुए कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आते? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। दोनों की हाँ और नहीं के अलावा उस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे देर दें, मैं कर दूंगा। वो बिल्कुल संजीदा था। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है।
और कुछ नहीं कहने का भी तो एक हाल ही हो सकता है। मैं उस हाल पर पहुंचा था जब अगर आप मेरे घर आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो आपका वाज़े मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बैठे होते। ये नाराज़गी होती है आमिर। अब आप जानते नहीं हैं, मैं फालतू दिलचस्पियां नहीं रखता। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछें, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फेमिलियर छोड़ो, बंदे को कोई और बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, अपनी मसरूफियत के बारे में ही कुछ बताना है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस में मीडिया की एस्ट्रोलॉजी हो। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितना प्लस का इजाफा हुआ या कोई सिग्निफिकेंट कैंडल बनी है, इस बार कोर इंडेक्स ने आपको कितनी रिटर्न दी, ये सब भी इंतहाई सतही होता है। या आपसे इंसान के जज्बात पर कैसे सवाल कर सकता हूँ? बाकी बास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, तो हम दोनों का ख्याल है कि ख्यालात और ख्यालों के दरमियान ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। आमिर का चेहरा वाकई गंभीर था। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल नहीं, हमें क्यों बुरी लगे? इसके लहजे में मौजूद हैरत के असर ने असजद को ज्यादा शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है। शायद नहीं, यकीनन, उसने तीनों लफ्ज़ों पर भारी जोर देते हुए कहा। मसरूफियत तो मैं अब जान गया हूँ। डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेताल्लुकी की कौन सी नई मंजिल तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो उसको रिएक्शन जब उसने आमिर से नज़दीकी की थी। और अभी तो मसरूफियत होती है इंसान की। असजद ने कुदरत के करिश्मे को वाज़ेह किया। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियत नहीं है, आमिर ने तसल्ली से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आंखों में बहुत सी बातें कर चुके थे। आमिर ने उसकी बात काट दी। पहले की बातें छोड़िए, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेस में होकर इतनी बचकानी सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेनियाजी, नादानी समझते हैं तो इसमें क्या गलत है? आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं उस रिश्ते की अहमियत रखती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हमें माफ़ कीजिए। दोनों की हाँ और नहीं के अलावा उस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे रिश्ते के काबिल समझें या किसी फ़र्ज़ के तौर पर निभाएं। बात बस इतनी सी है कि हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों मिल बैठें, बातें करें या कुछ देर साथ वक्त गुजार लें। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको सच में लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजिद को यकीन नहीं आ रहा था तो उसकी आंखों में मेहनत और थकान साफ झलक रही थी। दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर उस वक्त कबूल बराबर का था। वो उसे अपने से 8 साल बड़ी लग रही थी। वो उतनी साल की नहीं थी, लेकिन उस पल असजिद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उम्र में उससे काफ़ी आगे है और वो खुद 2 कदम पीछे लौट आया हो। वो उसके मुकाबिल बैठी बिना पलक झपकाए असजिद के चेहरे पर नज़रें जमाए उसके जवाब की मुंतज़िर थी। उसके लहजे में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। असजद ने गर्दन हल्के से हिलाकर अपना इनकार साफ करने की कोशिश की, जैसे शब्द उसका साथ छोड़ चुके हों। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो धीरे से बोला। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा था कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी ना रहे और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, और शायद इसीलिए मुझे अफसोस हुआ कि आप अभी भी सोचते हैं कि हमारे दरमियान किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच कभी कोई कमी थी ही नहीं। वो एक पल के लिए अचंभित रह गया। असजद ने खामोशी के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया। और अगर आप ये ख्याल कर रहे हैं कि अनजाने और बेनतीजा डिस्कस करके हम किसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, तो ठीक है, मैं हमेशा ही डिस्कस करने के लिए मौजूद हूँ। मादंदी की लहजे में लिया हुआ उसका अंदाज वाज़ेह था। तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल नहीं, मैंने क्यों बुरा मानूंगी?
इसके लहजे में मौजूद हैरत के असर ने असजद को ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, उसने बेचैन लफ्जों में बड़ी बारीकी से कहते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे लिए ये बहुत से ख्वाब हैं। इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। मादंदे बेतासीर से सामने टेबल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़ी जज्बे से कह रहा था, और एक बार फिर एहसास होने लगा था जैसे दोनों मौजूद नहीं थे। इसकी बात में सच्चाई थी। असजद को लग रहा था कि वो एक बार फिर खुद से कबूल कर रहा था।